और 2002 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की जनरल सेक्रेटरी रही कि जब भी कोई जिम्मेदारी मिली तो उसको बहुत ईमानदारी से निभाया। देखिए, महिला के पास तो संघर्ष बहुत, जो आरक्षण है उसका बहुत ज़रूरत आज महिलाओं को है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने महिला लीडरशिप को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे लगता है कि चुनौतियों से ज़्यादा हमारे पास जिम्मेदारियां हैं। पूरी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो इस पार्टी में है, और जिस प्रकार से सरकार और संगठन का जो तालमेल है वो बहुत बेहतर तरीके से है। मुझे लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर जो ध्यान देगा वही यहाँ सरवाइव कर पाएंगा और 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी। अमर उजाला डिजिटल की खास सीरीज शतरंज, सियासत के संग सियासत के रंग। इस कड़ी में मेरे साथ हैं एक ऐसी नेत्री कहेंगे, एक ऐसी राजनेता कहेंगे जो बहुत नीचे पायदान से आज एक प्रदेश के एक बड़े पद पर आकर बैठी हैं। हमारे साथ हैं दीप्ति रावत भारद्वाज। धन्यवाद, नमस्ते। दीप्ति का परिचय ऐसे कराएंगे कि दीप्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी से एबीवीपी में रहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी रहीं। दिल्ली के बाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद युवा मोर्चा में भी दीप्ति ने जिम्मेदारियां और तमाम पद पे काम किया। उसके बाद महिला मोर्चा की जिम्मेदारी मिली। दीप्ति इस समय प्रदेश भाजपा की महिला महामंत्री इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहली महामंत्री हैं जो महिला के रूप में इस पद पर बैठी हैं या इनकी पार्टी ने इनको जिम्मेदारी दी है। तो दीप्ति, ये जो सफ़र है आपका राजनीति का, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। मैं आपसे कहूँगी कि हम जब कहते हैं कि महिला महामंत्री, तो मुझे बस वही लगता है कि हम महामंत्री हैं। महिला तो हाँ, उत्तराखंड के लिए ज़रूर ऐसा पहला मौका है जब महामंत्री के दायित्व में एक महिला को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए हो सकता है पार्टी ने ऐसा भरोसा जताया है कि क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है, काम भी इस वर्ष हमारे पास ज़्यादा है, संगठन का काम करने के लिए भी बहुत है। महिला वोटर भी जिसको हम कहते हैं, वो आधी आबादी हमारे पास महिलाएं हैं, तो वो कैसे उनको हम करेंगे, साधेंगे, वो तो सारी चुनौतियां हैं ही हमारे सामने। लेकिन जो आपने मेरा सफ़र कहा जिस प्रकार से, तो मैं तो बहुत ही स्टूडेंट, कॉलेज में बस एडमिशन अपना कराने गई थी। कभी सोचा भी नहीं था कि कोई राजनीतिक पार्टी में जाना है या स्टूडेंट पॉलिटिक्स करनी है या दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ना है, ऐसा कभी सोचा नहीं था पहले दिन कॉलेज के। लेकिन जब कॉलेज में जाना हुआ और पहले दिन ही परिचय हुआ विद्यार्थी परिषद की टीम से और सबसे, तो वो लगातार उनके साथ बस काम करना ऐसा रहा हमारा। कभी ना कभी कोई बैठक, कोई मीटिंग ऐसी वो बुलाते रहे, फिर हम जाते रहे। धीरे धीरे संगठन में इतना हमने 99 में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और 2002 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की जनरल सेक्रेटरी रही, मतलब सेक्रेटरी पद पर चुनकर आई। तो पहली जो मैं उत्तराखंड की लड़की हूँ, मैं आज तक अभी मैं ही पहली लड़की हूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनकर आई, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ लाखों वोटर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आसान नहीं था। जो लोकल हैं वो सब चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर एक प्रवासी व्यक्ति को जाना, जो उस ज़्यादा वहाँ पर बिलोंग नहीं करता है उस स्टेट से, उसको जाना बाहर से और फिर चुनाव लड़कर जीतना, ये बड़ा कठिन था। लेकिन संगठन और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के जो वहाँ पढ़ने वाले हमारे छात्र थे, छात्राएं थी, उन सब ने, जो दूसरी पार्टीज़ को भी सपोर्ट करते होंगे, मैं आपसे कहूँगी, उन सब ने भी ये सोचकर कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है, ये सोचकर सब ने समर्थन किया और मैं वहाँ का चुनाव जीती। उसके बाद से फिर पत्रकारिता की कुछ समय काम भी किया एक चैनल में, नेशनल चैनल में, और फिर उसके बाद युवा मोर्चा में आई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रही, और युवा मोर्चा के बाद मैं लगातार उत्तराखंड प्रदेश में रही और उत्तराखंड प्रदेश की पहली प्रवक्ता भी रही पार्टी की, मतलब महिला प्रवक्ता के तौर पर मेरा रहना हुआ। तो उस वक्त भी जब चुफाल जी अध्यक्ष थे, फिर प्रदेश मंत्री हमारा जब तीरथ सिंह रावत जी अध्यक्ष थे, उस वक्त प्रदेश मंत्री सरकार में भी एक दायित्व था हमारे पास, और फिर लगातार ऐसे ऐसे अभी महिला मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री का भी था, और आज संगठन ने ये दायित्व दिया है। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत अनेकों कार्यकर्ता संगठन में काम करते हैं, लेकिन आप कैसे उस काम को जस्टिफाई कर पाते हैं। जब भी मैंने एक चीज़ ज़रूर करी कि जब भी कोई जिम्मेदारी मिली
तो उसको बहुत ईमानदारी से निभाया। मतलब जितना मुझे लगता था कि मैं ये इस काम को कर पाऊँगी उसको लिया, और जितना उसके साथ न्याय हो सकता था वो किया, बस उतना ज़रूर करते रहे पार्टी दीदी, में। संगठन की आपने बात की, आपने दिल्ली से लेके यहाँ तक के कई पदों पे काम किया। आप एक बार विधानसभा चुनाव भी लड़ी और शायद वो सफल नहीं हुई थी। आपकी हिम्मत डोल गई दोबारा कि दोबारा आपने हिम्मत नहीं दिखाई चुनाव लड़ने की? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं ये भी कहूँगी कि हमारे लिए उस वक़्त भी एक बहुत एक यहाँ पे एक बड़ा विषय था कि 2007 में सबसे छोटी उम्र की जो कैंडिडेट थी, चाहे वो महिला में हो चाहे पुरुष में हो, वो मैं ही थी 2007 में भी। मैंने 25 वर्ष की आयु मेरी हुई, मैंने कंप्लीट करी दिसंबर में, और जनवरी में मैंने मुझे टिकट मिला और मैं चुनाव लड़ी 2007 में। लेकिन 7 में चुनाव लड़ने के बाद मैंने, जैसा आपको कहा कि मैंने बहुत ईमानदारी से पार्टी का काम हमेशा किया, तो मैं 12 तक लगातार उस क्षेत्र में बहुत पूरे समय बनी रही, और क्षेत्रवासियों के जो काम थे वो लगातार हम करते रहे, होता रहा। और 2012 में जब चुनाव की बात आई, तो 2012 में परिसीमन हुआ, और परिसीमन के कारण पौड़ी की 2 सीटें कम हो गई, और 2 सीटें कम होने के कारण कुछ जो हमारे और वरिष्ठ लोग थे उनको सीटें बदलनी पड़ी, उनको यहाँ आना पड़ा। तो उस कारण से ज़रूर ऐसा हुआ कि 12 में फिर हम नहीं लड़े, हमसे और वरिष्ठ हैं वो वहाँ से चुनाव लड़े। फिर उसके बाद ऐसा हुआ 2017 में, आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी से भी भारतीय जनता पार्टी में आए, तो जहाँ-जहाँ आए वहाँ-वहाँ वो सब चुनाव भी लड़े। तो ठीक है, पार्टी ने जो ज़िम्मेदारी जिस वक़्त दी हमने उसको भली-भाँति उसको निभाया। महिलाओं के लिए सरकार में भी, संगठनों में भी, राजनीतिक पार्टियों ने एक क्राइटेरिया तय किया और भूमिका भी बढ़ती जा रही है। कितना संघर्ष है एक महिला का किसी राजनीतिक पार्टी में सर्वाइव करने का? देखिए, महिला के पास तो संघर्ष बहुत है। संघर्ष ये है कि उनको एक तो मैं कहूँगी कि उनको हर जगह अपनी जो काबिलियत है उसको प्रूव करना पड़ता है। घर में जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो तो है ही, चाहे वो बाहर जब वो काम करती हैं, तो मुझे लगता है कि पुरुषों से ज़्यादा उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हम बेहतर हैं और हम और कर सकते हैं। तभी उनको वो ज़िम्मेदारियाँ कई बार मिलती हैं, जब रिज़र्वेशन ना हो तब। तो इसीलिए महिलाओं को जो आरक्षण है उसका बहुत ज़रूरत आज महिलाओं को है। आज हम देखते हैं कि भारत की जो डेमोक्रेसी है, आप देखेंगे कि जब हमको वोट करने की आज़ादी इस देश में मिली, तो ऐसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर वोट करने का अधिकार महिलाओं के पास नहीं था उस वक्त से लेकर। और हमने देखा कि हमारी देश की राष्ट्रपति हम आज भी महिला हैं, इससे पूर्व में भी एक बार रही हैं, हमारी प्रधानमंत्री महिला रही हैं, हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन सुषमा स्वराज महिला रही हैं। आज हम इस प्रदेश की अगर बात करें तो हमारे प्रदेश में मंत्री भी हैं, हमारे प्रदेश में जो स्पीकर हैं वो भी महिला हैं। तो महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देने का काम मैं कहूँगी कि इस देश ने तो किया है, यहाँ की डेमोक्रेसी ने किया है, लेकिन उनको जब आरक्षण देने की बात हुई, ये बात हुई कि उनके लिए जब नीति निर्धारण होता है, जब पॉलिसी मेकिंग होती है, जब डिसीजन मेकिंग होती है, तो उसमें भी महिलाओं की हिस्सेदारी ज़्यादा हो, यानी कि पार्लियामेंट में भी उनकी हिस्सेदारी हो ज़्यादा, जो कि हम केवल 15 और 16% के आसपास देखते हैं। और ऐसे ही हमारी विधानसभाओं में, जहाँ पे और 16 से कम हो जाती है, वो लगभग 10-12% ही विधानसभाओं में रहती है, तो इतनी उनकी एक वहाँ पर रहती है। लेकिन अगर आप देखेंगे, वोटर देखेंगे, तो आधी आबादी हमारी जो वोटर है वो महिला है पूरे देश में। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने महिला लीडरशिप को आगे बढ़ाने का काम किया। हम लगातार देखते हैं कि कैसे आज हमारे कई प्रदेशों की मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महिलाएं हैं। अगर आप राजस्थान, उड़ीसा में देखें, और दिल्ली की मुख्यमंत्री, एक हमारी मेट्रोपॉलिटन, हमारी राजधानी जो सिटी है, जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाती है, वहाँ की मुख्यमंत्री भी एक महिला हैं। तो ऐसे प्रमुख स्थानों पे कई जगह महिलाओं को नेतृत्व आज हमें मिला है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, 33% का आरक्षण, जो सभी लोग कहते रहे, सभी पार्टियां बोलती रहीं, लेकिन पार्लियामेंट में किसी ने पास नहीं किया, वो मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पास हुआ है बिल, और हो सकता है जल्द से लागू भी हो जाएगा। दीदी, आपने कहा कि आपको बहुत कम उम्र में चीज़ें मिलती गईं,
तो ये जो प्रदेश का पद है, हमको लगता है महामंत्री का एक पद ऐसा माना जाता था कि अध्यक्ष के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, और बहुत, तो कई आप लोग आपसे उम्र में भी बहुत से पुरुष भी बड़े होंगे, कुछ महिलाएं भी बड़ी होंगी। अब आपकी जिम्मेदारी मिल गई है और आप उसको बखूबी निभा भी रही हैं। क्या चुनौतियां होंगी अब इस संगठन के इस पद के लिए? मुझे लगता है कि चुनौतियों से ज़्यादा हमारे पास ज़िम्मेदारियाँ हैं, और ज़िम्मेदारी ये होती है, और जब आप आपने जैसे कहा कि जब आप और बाकी सब आपसे और सीनियर हो सकते हैं, उम्र में भी बड़े हो सकते हैं, क्यों, और हो सकता है संगठन के भी एक्सपीरियंस में आपसे बड़े हों, लेकिन इसीलिए ज़िम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि आपको कैसे सामंजस्य बनाना है, कैसे सीनियर्स के साथ, कैसे हमारे जो कार्यकर्ता है, जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, मंडल स्तर का कार्यकर्ता है, उसके साथ आपको संवाद स्थापित करना है, और कैसे हमारी जो लीडरशिप है उसके साथ भी लगातार संवाद को रखना है। महिला लीडरशिप को मैं ये कहूँगी कि जो हमारी नीचे से हम सब जो उठकर आते हैं सब, उनके लिए एक ज़रूर एक ड्रॉबैक रहता है, एक कमी रहती है। वो मुझे लगता है कि जितनी वर्किंग वुमेन जो सुन रही होंगी, सिर्फ राजनीति में नहीं, जो अदरवाइज़ भी काम करती हैं, उनके लिए भी ये एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक रहता है कि वो जब काम होता है तो वो वहाँ ज़रूर होती हैं, जब कोई मीटिंग होती है तो ज़रूर होती हैं, लेकिन जो मीटिंग आफ्टर मीटिंग होती है उसमें महिलाओं की जो प्रेजेंस है वो थोड़ी कम होती है। तो क्योंकि उनके पास दूसरी ज़िम्मेदारियां भी हैं, वही महिला के लिए एक चुनौती होती है, क्योंकि उसको ज़िम्मेदारी रहती है जब वो बैठी है किसी बोर्ड मीटिंग में, तो हो सकता है कि उसकी बेटी के स्कूल से अगर फ़ोन आएगा तो पिताजी को नहीं आएगा, माँ को ही आता है कि आज उसकी तबीयत ख़राब है या उसे पिकअप कर लीजिए, कुछ भी ऐसी छोटी मोटी कुछ भी ज़िम्मेदारी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये वाली चुनौतियाँ थोड़ी ज़्यादा रहती हैं, और क्योंकि वरिष्ठ लोग भी पार्टी में हैं तो उन सब से संवाद करना ही सबसे बड़ी एक बात है, जो हर महिला को, हर वर्किंग वुमेन को यही सीखना चाहिए कि कैसे वो सबसे संवाद स्थापित करती रहे, तो वो कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो एक समय था जब प्रदेश में बीजेपी में सरकार और संगठन के बीच एक खींचतान थी, कि खिंचाव था, लेकिन पिछले कई सालों से ये नहीं दिखाई पड़ता, खास करके ऊपरी तौर पर। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो अपनी ही सरकार से नहीं खुश हैं, उनके बयान आते हैं, उनकी बातचीत आती है, नहीं डायरेक्ट आती है तो इनडायरेक्ट में आती है। इसमें आपको क्या लगता है कि संगठन की कैसी क्या भूमिका हो सकती है इस तालमेल को ठीक करने में, या कहीं पे जो खिंचाव है उसको कम करने के लिए पार्टी किस तरीके से सोचती है? देखिए ऐसा होता है, ये सबसे बड़ी मैं कहूँगी कि ब्यूटी ऑफ द पार्टी है। पहले तो बताइए कि खींचतान है कि नहीं? नहीं, मैं वही बता रही हूँ, यही हमारी सबसे खूबसूरती है इस पार्टी की, कि यहाँ पे सबको अब बोलने की, अपने भाव दिखाने की, एक्सप्रेस करने की पूरी आज़ादी है। अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो इस पार्टी में है। डेमोक्रेसी हम केवल नाम के लिए कहते हैं, किसी पार्टी के अंदर होती है, भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, आज हमारे देश के आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के बने हैं, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं वो बिल्कुल युवा भी हैं, 45 साल के भी हैं, बिल्कुल नए एक जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अब आप देखिए कि उससे पूर्व में भी जितने लोग रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, चाहे आज हमारे प्रधानमंत्री हैं या जो भी प्रमुख स्थानों पे लोग हैं, कोई भी आपको ऐसे नहीं दिखेंगे कि जो किसी के कारण है या परिवारवाद के कारण है या किसी चीज़ को लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ अगर जो व्यक्ति जो बेहतर काम करता है, जो संगठन की शक्ति को समझता है, वो अपने आप ही निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो ये डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर है। तो ऐसा ही उत्तराखंड में भी है। तो अभिव्यक्ति कई लोग कई माध्यमों से कर लेते हैं, कुछ लोग आपसी बातचीत में कर लेते हैं, कुछ लोग वहाँ कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि निर्णय जो जब होता है तो पार्टी मिलकर उस निर्णय को स्वीकार करती है और सब लोग उस निर्णय के पीछे चलते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं करता। तो सरकार और संगठन के बीच जो एक बेहतर तालमेल है, आपको लगता है कि 2000 अभी इसके बाद जब इलेक्शन आने वाला है नेक्स्ट ईयर में, तो संगठन इतना तैयार है या संगठन ने इतनी तैयारी कर रखी कि सरकार फिर से रिपीट होगी? संगठन मैं कहूँगी कि आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी हैं, और दोनों ही सरकार को वो आगे बढ़ाकर चल रहे हैं। और जिस प्रकार से सरकार और संगठन का जो तालमेल है
वो बहुत बेहतर तरीके से है। संगठन की कई चीज़ें हैं जो हम बूथ स्तर को मजबूत करने का काम संगठन करता है, और सरकार का जो एक नया कार्यक्रम है कि जन जन तक पहुंचने का जो कार्यक्रम है कि जन जन की सरकार जो है वो जन जन के द्वार तक पहुंचेगी, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम है, इसमें भी संगठन पूरी तरह से साथ में होगा सरकार के। और कैसे जो हमारी योजनाएं हैं उनका लाभ हर व्यक्ति तक, हर न्याय पंचायत तक और हर ग्राम सभा तक पहुंचेगा, हर बूथ तक पहुंचेगा, इसके लिए सरकार नीति बनाती है, पॉलिसी बनाती है, अधिकारी वहाँ आएंगे, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने का जो काम है वो संगठन करता है। तो ये तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, और ये तालमेल है पूरी तरीके से दोनों की लीडरशिप में है, और आप देखेंगे कि ये तालमेल अच्छे से चलेगा और 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी। मुख्यमंत्री जी को लेके भी कई बार आपकी पार्टी से ही तमाम तरीके के स्वर उठते हैं। अभी एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें भी ये हुआ कि बीच बीच में, अच्छा उत्तराखंड में कि सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, कांग्रेस की सरकारें भी रहीं, बीजेपी की सरकारें भी रहीं, तो कभी स्थायित्व तो ऐसा नहीं रहा। बीच बीच में कहीं ना कहीं से कि अब सरकार चेंज हो रही है, अब सरकार बदल रही है, अब मुख्यमंत्री हट रहे हैं, अब दूसरे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये सिलसिला 25 साल से ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी पार्टी में ही है, कांग्रेस के साथ भी ऐसे ही चलता रहा। तो क्या लगता है कि प्रदेश के विकास में ये सब बातें या इस तरीके की चीज़ें जो उठती हैं या उठाई जाती हैं, वो कहाँ तक नुकसान पहुँचाती हैं एक स्टेट के लोगों को? ये तो मैं कहूँगी कि बड़े, ये तो दुर्भाग्य है ही इस प्रदेश का है, मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ जब भी कोई भी लीडरशिप आई पहले दिन से ही, तो वो लगातार हमेशा से इस तरीके का एक माहौल रहा ही, चाहे किसी की भी सरकार हो, तो ऐसा कुछ कुछ चीज़ें चलती ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो ही व्यक्ति सरवाइव यहाँ कर पाएगा या कर पाता है, या आज भी हम कर रहे हैं, जो इन बातों पे ध्यान ना देकर प्रदेश के विकास के बारे में सोचेगा और लोगों के बारे में सोच के, और जनता तक कैसे हम केंद्र की और प्रदेश की योजनाओं का लाभ पहुंचा सकेंगे, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ा सकें, कैसे यहाँ बेरोज़गारी को कम कर सकें, कैसे लोगों को रोज़गार दें, कैसे स्वरोज़गार से जोड़ें, कैसे महिलाओं को सशक्त करें, कैसे हमारे जो युवा हैं उनको सही राह पर हम लेके जाएं। मुझे लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर जो ध्यान देगा वो ही यहाँ सरवाइव कर पाएंगे, जो इसके बारे में सोचेगा भी। अच्छा, इस तरीके की बातों का संगठन पे या सरकार के निचले स्तर पे संगठन के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उन पे नहीं पड़ता इस तरीके का प्रभाव कि उनकी एक चुनी हुई सरकार को लेके या किसी मुख्यमंत्री के हटने हटाने की बात पे, तो संगठन उस पर किस तरीके से क्या भूमिका रहती है उसमें? देखिए, इस तरीके की चीज़ें मुझे लगता है कि अखबार में ज़्यादा पढ़ने को मिलती हैं और न्यूज़ में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, बजाय कि हम लोगों के बीच में। हाँ, यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में खबर तब बनती है जब आप दिखाते हैं। शतरंज की इस कड़ी में हमारे साथ थी दीप्ति रावत। दीप्ति ने तमाम उन बातों का उल्लेख किया जो शायद सीधे तौर पे इनकी पार्टी से भी जुड़ी हुई थी, और बड़ी साफ गोई के साथ महिलाओं के विकास और महिलाओं की चुनौतियों के बारे में भी उन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।